जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सौरभ दुबे मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बिल्कुल बेहतरीन होंगे। और जैसा कि पता है कि वृत्त चैप्टर आसान तो है जब प्रमेय आपको अच्छे से आती हों। और कहीं ना कहीं प्रश्नावली 9.2 में दो तीन सवाल ऐसे हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 9.2 ही कराने वाला हूं। सभी प्रमेय मैंने पहले करा दिया था, एक बार दोबारा से सभी प्रमेय जल्द ही सिद्ध करवा दूंगा। आज की क्लास में आप देखने वाले हो प्रश्नावली 9.2, जहां से एक प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। और वो प्रश्न या तो लघु उत्तरीय में देखने को मिलता है या तो दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिलता है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है जहां से 4-5 नंबर आपके पक्का एग्जाम में आने वाला ही है। आइए देखते हैं कि इसको हम बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा दोस्त कि कुल मिलाकर 6 प्रश्न हैं इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में। तो वो 6 के 6 प्रश्न बढ़िया से सीखना है आपको। और अगर प्रश्नावली 9.2 आपने बढ़िया से कर लिया, 9.1 में कुछ ज्यादा तो है नहीं, और 9.3 आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाता है क्योंकि वहां पर कोणों से संबंधित सवाल हैं। 9.2 जो है यही बच्चों को हार्ड लगता है और यही आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कैसे दिख रहे होंगे वो दोनों? पहले इनका डायग्राम बना लेते हैं हम। तो एक वृत्त मैंने मान लिया कुछ इस प्रकार से है, जो कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का। और एक दूसरा भी वृत्त है जो इसको प्रतिच्छेद कर रहा है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। एक 3 सेंटीमीटर का है ना। तो दोनों वृत्त आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। ये पहला वृत्त है आपके सामने और ये वाला जो वृत्त है ये दूसरा वृत्त है। ये दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और मैंने मान लिया वो दोनों बिंदुएं हैं ए और बी। ये पहली बिंदु है, ये दूसरी बिंदु है। आगे क्या बोल रहा है? तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर इसके केंद्र को मैंने मान लिया ओ और इसके केंद्र को मैंने मान लिया ओ डैश, तो इनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है, ये वाली लाइन जो दूरी इसके केंद्रों के बीच की बता रही है, ये जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। साइड में लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब थोड़ी सी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर मैंने ओ ए को मिला दिया, ओ डैश ए को मिला दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या था और ओ ए जो है वो त्रिज्या का ही काम कर रहा है। देखो, ओ से ए को मिला दिया तो ये बड़े वाले वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और इसी प्रकार से ओ डैश ए को मिला दिया तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर है और वो 3 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं वही तरीका बताऊंगा जो आप सोच सको अपने एग्जाम में। कुल मिलाकर 3 तरीके हैं इस सवाल को करने के। कुछ आसान है, कुछ बहुत आसान है। तो मैं ये देख के नहीं करा रहा हूं कि कौन सा आसान है कौन सा कठिन है। मैं वो करा रहा हूं जो आप सोचते हो, जो चीजें आपके दिमाग में आती हैं एग्जाम के टाइम में। तो देखो, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो इनका उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा ए बी। ए बी क्या है, बड़े वाले वृत्त की भी जीवा है, छोटे वाले वृत्त की भी जीवा है, जिसको हमने उभयनिष्ठ जीवा का नाम दे दिया। और आपसे यही पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहला काम तो है कि आपको चित्र बनाना, डायग्राम बनाना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लेंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अब मेरी बात समझना। अब जो मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व, उसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। जैसा कि आपको दिया है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, मतलब ओ डैश के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अगर मैंने यहां से इसको मैंने नाम दे दिया m, और मैंने बोल दिया ये अगर x है, ये अगर x है कितना, एम ओ डैश मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा सवाल आपसे है। तो आपने बोला कि सर यहां से लेकर यहां तक दोनों केंद्रों के बीच की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है और आपने एम ओ डैश को अगर x मान लिया, पूरा 4 है, इतना x हो गया, तो पूरे में से अगर x को माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ एम मिल जाएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 माइनस एक्स। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी। फिर से बताऊं, यहां देखो, पूरा 4 है, यहां से लेके यहां तक 4 है, इतना x है, तो इतना कितना हो जाएगा, ये पूरा 4 था,
यहां से लेके यहां तक ये इतना x था, तो ये इतना कितना बच जाएगा? पूरा जब 4 होगा दोस्त, तो अगर इसको मैंने x बोल दिया तो इतना निकालना है पूरे में से। अगर इतना गायब करते हो तो ये मिलता है, तो पूरे में से इतना कर दो गायब, x को कर दो गायब, तो मिल जाएगा कितना? 4 माइनस एक्स। तो अगर इतना आपने बना लिया अपने एग्जाम की कॉपी पर, तो अपने आप ये सवाल आपकी मुट्ठी में है, आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। आ जाओ सीधे बताता हूं कि सॉल्व कैसे करेंगे। दो त्रिभुज पकड़ना है, दोनों में पाइथागोरस लगाना है, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना कुछ करने को मैं बोलूंगा। सबसे पहले हम एक त्रिभुज पकड़ते हैं, त्रिभुज ए एम ओ डैश। एम दिख रहा है ना, एम को भी मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूं, ए एम ओ डैश। तो पहले लिखेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज ए एम ओ डैश में, तो यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है एम पर, है ना। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि जो ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है वो जीवा को लंब समद्विभाजित करती है, मतलब जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है और यहाँ पर 90 अंश का कोण भी बनाती है। तो ये 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। इसमें जरा मुझे बताओ, पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं? तो मैं लिखूंगा एओ डैश, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं, एओ डैश का वर्ग बराबर हो जाएगा ए एम वर्ग प्लस ए एम वर्ग प्लस एम ओ डैश वर्ग, एम ओ डैश वर्ग। कुछ नहीं किया, फिर से समझना है। पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है, जिससे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये जो बड़ी भुजा है इसका वर्ग बराबर हो जाएगा इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो सबका मान लिखवा दो। ए ओ डैश जो है वो 3 सेंटीमीटर है सर, तो 3 का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग। तो ए एम तो कुछ पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही लेके चलो। और एम ओ डैश को मैंने एक्स माना है, तो एक्स का वर्ग हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, एकदम बढ़िया है, चकाचक है। जो काम यहां किया, जरा मुझे बगल वाले इसके पड़ोसी त्रिभुज में भी करवा के दिखा दो। त्रिभुज ए एम ओ में, इस वाले त्रिभुज में जो यहां पर 90 अंश बना रहा है, ये ए एम ओ, ये वाला त्रिभुज। तो इसमें आप बताएंगे कि सर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे जब, तो ए ओ का वर्ग हो जाएगा बराबर ए एम का वर्ग, ए एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग। तो यहां पर भी मैंने पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस भाई सबको आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब मुझे सबका मान बता देना जल्दी से। तो ए ओ जो है वो 5 है, 5 का वर्ग बराबर ए एम। ए एम तो सर नहीं पता है, कोई बात नहीं, रोना नहीं है। ए एम नहीं पता तो लिख दो उसको वैसे ही। और एम ओ, एम ओ इसको इसको तो एक्स माना था, इसको कितना मान लिया था? 4 माइनस एक्स। सिखाया था ना अभी कि कैसे 4 माइनस एक्स आएगा। इतना अगर एक्स है और पूरा 4 है, तो ये तो 4 माइनस एक्स है, तो इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, मतलब ओ एम हो जाएगा 4 माइनस एक्स का वर्ग। क्लियर है बातें? कोई डाउट वाली बात नहीं है। और नहीं है तो यहां से एक समीकरण, पहले वाला नहीं बनाया, इसको समीकरण बना लो कि ए एम वर्ग जो हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये समीकरण संख्या 1 है आपकी। यहां से पहले वाले से मैंने ए एम स्क्वायर का मान पहले ही निकाल दिया, पाइथागोरस लगाया और ए एम स्क्वायर का मान आ चुका है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले समीकरण है ये पहली समीकरण है। यहां से क्या करोगे, इसको सॉल्व करो और एम वर्ग का मान वहां पर रख देना। चलो 5 का वर्ग 25 बराबर एम वर्ग प्लस 4, 4 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 गुणे 4 गुणे एक्स, मतलब 8x। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेंगे। अभी तक तो कुछ करवाया ही नहीं आपने, आपने इधर पाइथागोरस लगा दिया, इधर पाइथागोरस लगा दिया। जब पहले वाले में पाइथागोरस लगाया था तो यहां से आपने एम वर्ग का मान निकाल दिया। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो एक्स वर्ग का मान निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का मान नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? एक्स स्क्वायर का मान अगर यहां से निकाल के वहां पर रखते हो तो एक्स स्क्वायर का तो रख लोगे, तुम्हें ये एक्स फंसा देगा, एक्स फंसा देगा, है ना, जिंदगी में भी और मैथ्स में भी। तो एक्स स्क्वायर का मान यहां से नहीं निकालेंगे, हम ए एम स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्योंकि ये अकेला है।
एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, दिक्कत हो जाएगी। तो एम स्क्वायर का मान आप निकालेंगे यहां से। एम स्क्वायर का मान कितना आ चुका है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान यहां से उठाओ और वहां पर रख दो। तो 25 बराबर एम स्क्वायर का मान है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एम स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सबको ऐसे ही छाप दो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। अब देखना जरा, ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसको छाप दो, 25 बराबर 16 और 9 25 माइनस 8x। 25 को इधर ले आओगे तो 25 माइनस 25 बराबर माइनस 8x। ये तो जीरो हो गया सर, और x बराबर हो जाएगा 0 बटे माइनस 8, जो 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब x का मान तो 0 आ चुका है। यहां से इसको हल किया तो x का मान 0 आ चुका है। हमें x नहीं निकालना, हमें तो सर am निकालना है। हमें तो ये वाली भुजा निकालनी है, ये जो आपको am दिख रही है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये am निकालना है आपको। तो आपके पास जब x है, x का मान यहां पर रख दो, x का मान यहां पर 0 रख दो, तो अपने आप क्या आ जाएगा, am आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कहता है, am स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का मान तो 0 है सर, तो 9 ही बचेगा, वो तो 0 खत्म हो जाएगा x। तो am का मान कितना आ गया, √9, प्लस माइनस लगा लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, दूरी कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो पहले प्लस माइनस लगाया ही नहीं। लगा भी लोगे तो बस आपको +3 लेना है, am का मान -3 नहीं ले सकते हो। am का मान आ चुका है 3 सेंटीमीटर। am का मान कितना आ चुका है, 3 सेंटीमीटर। और जब am का मान आ चुका है, हमें क्या निकालना है, हमें तो पूरा का पूरा ab निकालना है सर, पूरा का पूरा ab निकालना है, उभयनिष्ठ जीवा निकालनी है। आपको पता है कि ये जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है, वो उभयनिष्ठ जीवा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। मतलब अगर आपको AB निकालना है, तो इस AM को दोगुना कर दो। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 और 3 मिलके कितना, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 बार AM, मतलब कि 2 गुणे 3, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो एग्जाम में आप लोगों की भी थिंकिंग कुछ इस प्रकार की ही होती है, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, कोई डाउट वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कमाल होने वाला है। बेहतरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। आप इसमें टेंशन लेते हो, और मैं बताऊं तो 80% बच्चे इसमें टेंशन लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं है आपको, आप दिमाग लगाते रहते हो, होता नहीं है। आओ मैं सिखाता हूं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, पहले प्रतिच्छेद ही करवा दो, पहले प्रतिच्छेद ही करवा दो। एक ही वृत्त है आपके पास, एक ही वृत्त है, ये एक वृत्त है आपके पास, है ना, दिख गया वृत्त। और बोल रहा है कि इसकी दो समान जीवाएं हैं। ये पहली जीवा मैंने बना दिया कुछ इस प्रकार से, ये पहली जीवा हो गई कुछ इस प्रकार से, है ना। और एक दूसरी जीवा भी बनाएंगे, एक दूसरी, इसका कलर बढ़िया सा कर दूं जिससे कि आपको दिखाई दे। एक दूसरी जीवा भी बना लेते हैं, क्योंकि दो जीवाएं हैं, और दोनों जीवाएं, अच्छी बात क्या है कि दोनों जीवाएं बराबर लंबाई की हैं। ये दूसरी जीवा हो गई भाई आपकी, और इसका भी कलर मैं कुछ ऐसा ही कर दिया, है ना। इन दोनों जीवाओं का नाम और केंद्र का नाम लिखेंगे। तो केंद्र मैंने मान लिया कि केंद्र तो O है ना, केंद्र क्या है, O है। एक जीवा AB है, दूसरी जीवा क्या है, CD है। और आपको दिया है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा दिया है AB और CD आपस में बराबर हैं। अपने मन से नहीं लिख रहा हूं भाई, दो समान जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, जो मैंने लिख दिया। वृत्त का केंद्र O है। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा था, क्या प्रमेय था वो, कि जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। मतलब अगर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से उनकी दूरी भी बराबर होगी। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, ये
एक लंब डाल दिया ओ एम, और यहां से एक लंब डाल दिया क्या, ओ एन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि केंद्र से जो जीवा ए बी की दूरी ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगी? क्यों? क्योंकि दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो केंद्र से दोनों की दूरियां भी बराबर होती हैं। मतलब अगर ए बी बराबर सी डी है तो केंद्र से दूरी ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी आप दूरियां निकालते हो ना, कभी भी दूरी निकालोगे किसी चीज का, तो इस रेखा की दूरी केंद्र से निकाल रहे हो तो हमेशा ये लंबवत होती है, मतलब यहां पर 90 अंश का कोण बना रही है, ये 90 अंश का कोण बना रही है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है कि जब दोनों समान जीवाएं हैं तो केंद्र से बराबर बराबर दूरी पर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे की कहानी क्या है, सबसे पहला काम क्या है, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं कि आपको सिद्ध क्या करना है। आपने देखा कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। अब दोनों जीवाएं खंडित हो रही हैं, कौन से बिंदु पर? तो इस बिंदु को मैंने ई बोल दिया। बिंदु ई पर दोनों जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं, खंडित हो रही हैं, और इनकी संगत लंबाइयां बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। मतलब कि ये जो दूरी ए ई है वो डी ई के बराबर है, और ये छोटी दूरी ई सी जो है वो छोटी दूरी ई बी के बराबर है। मतलब इन दोनों के छोटे वाले खंड और इन दोनों के बड़े वाले खंड आपस में बराबर हैं। ये रहा छोटा खंड और ये रहा बड़ा खंड, ये सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध हो जाएगा बड़े ही आसानी से, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप्स बताऊंगा जिनको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप ए एम को डीएन के बराबर कर दो। सर ऐसा तो सिद्ध नहीं करना था, हमें तो सिद्ध करना है कि ए ई बड़ा वाला खंड और डी ई बड़ा वाला खंड, इसका बड़ा वाला खंड ए ई और इसका बड़ा वाला खंड डी ई आपस में बराबर है। लेकिन बाद में करेंगे वो, मैंने क्या बोला कि आप सबसे पहले ये कर दो कि ए एम डी एन के बराबर है, जो बड़ा ही आसान है। कैसे? जब हमें पता है, जब हमें पता है कि केंद्र से अगर किसी भी जीवा के ऊपर आप लंब खींचते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। ऐसा कि सर वृत्त है, ये जीवा है, ये केंद्र है, अगर लंब खींचा तो जीवा को दो बराबर बराबर भागों में ये बांट देगा। ये वाला भाग इस भाग के बराबर है, तो ये भी तो केंद्र से लंब खींच दिया मैंने। कहां पर? तो जीवा ए बी पर। तो ये लंब क्या करेगा? जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो लिखेंगे ओ एम जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ए एम बराबर एम बी हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। और मैं इसको हाफ ए बी भी लिख सकता हूं। समझना जरा मैं क्या बता रहा हूं। मैं बताया कि ए एम एम बी के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से लंब डाल रहे हैं तो जीवाओं को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ए एम बराबर एम बी हो गया। मतलब इस पूरे ए बी का मैं आधा कर दूं तो वो ए एम के भी बराबर है। ए एम क्या है? ए बी का आधा। बी एम भी क्या है? ए बी का आधा। तो वही बात मैंने लिख दिया कि ए एम और एम बी आपस में बराबर हैं और ए बी के क्या हैं? ये आधे हैं। क्लियर है बातें? बिल्कुल क्लियर है। जो काम आपने ए बी के साथ किया, जरा वही काम सी डी के साथ करके दिखाना। तो आप बताएंगे सर ये रहा सी डी, केंद्र से इस पर लंब डाल दिया और लंब जो है इस सी डी जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब सी एन बराबर डी एन। तो लिखेंगे ओ एन जो है वो लंब है सी डी पर। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात इसी प्रकार से ओ एन जो है वो लंब है सी डी पर, और ये सी डी को समद्विभाजित करता है, मतलब सी एन बराबर, पहले डीएन लिखेंगे, डीएन बराबर सी एन, क्योंकि पहले यहां पर एम लिखा ना, पहले यहां पर एम लिखा है तो यहां डीएन लिखेंगे, एम लिखा है तो डीएन लिखेंगे। डीएन बराबर सी एन, और ये बराबर हो जाएगा आधे सी डी के। तो ये दोनों बातें कर लोगे, पक्की बात है, आसान है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं कि ये एम बराबर डीएन होगा। ये समीकरण 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1, 2 तथा 3 से एम बराबर डीएन होगा। आप बोलोगे सर क्यों होगा, है ना? तो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। चलो मैं समझा ही देता हूं क्यों होगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे नहीं सर गद्दारी कर रहे हो, आप गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी नहीं चलेगी। यहां देखो, ये वाली बात मैं यहां लिखता हूं,
ए बी बराबर सी डी। बिल्कुल सर, दिया है, दोनों समान जीवाएं हैं, आप लिख सकते हैं। दोनों तरफ आधा कर दिया मैंने, दोनों तरफ क्या कर दिया, आधा कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं। आधे ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो ए एम लिख सकता हूं या तो बी एम लिख सकता हूं। तो आधे ए बी को मैं एक बार ए एम लिख देता हूं, और आधे सीडी को मैं एक बार क्या लिख देता हूं, डीएन लिख देता हूं, और इसको बना देता हूं समीकरण संख्या 4। ये समीकरण देख के घबराना नहीं है ना, स्टेप्स आपको याद रहे इसलिए समीकरण बनाया जा रहा है। जरा इसको ध्यान से देखना। मैंने बोला कि ए बी बराबर सी डी है, तो आधा ए बी बराबर आधा सी डी होगा। आधे ए बी को मैंने ए एम लिख दिया, आधे सी डी को मैंने डीएन लिख दिया। बात क्लियर है? तो जो मैंने बताया कि स्टेप 1 क्या करना है वो मैंने कर दिया। मैंने बोला था कि एम को डीएन के बराबर कर दो, तो मैंने वो काम कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, जैसे आपने आधे ए बी को एक बार ए एम लिखा, आधे सी डी को एक बार डी एन लिखा, इसी प्रकार से अब मैं आधे ए बी को एम बी लिखूंगा और आधे सी डी को क्या लिखूंगा, सी एन लिखूंगा। तो स्टेप 1 और 2 क्या कहता है? स्टेप 1 और 2 कहता है, स्टेप 1 सबसे पहले कहता है कि एम को डीएन के बराबर कर दो, और स्टेप 2 कहता है कि सर बीएम को सीएन के बराबर कर दो। दोनों काम मैंने कर दिया, बीएम को सीएन के बराबर, एम को डीएन के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर है। अब ध्यान दो, अब कमाल होगा। ये 4-5 समीकरण है, 1 2 3 का कोई काम नहीं है, ऐसे ही लिखा है, 4-5 का काम है। ये तो पहला स्टेप हो गया आपका अभी तक जो किया। तो याद रखोगे ना कि ये वाला सवाल आएगा, तो पहला काम हमें यही करना है कुल मिलाकर कि एम को डीएन के बराबर कर दो, और इसकी इस आधे को इस आधे के बराबर, और इसके इस वाले आधे को मतलब बीएम को सीएन के बराबर। इतना काम कर दिया तो काम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आगे कुछ नहीं करना, इतना कर लोगे, पक्की बात? कमेंट में लिख दो पक्की बात सर। अब ध्यान दो, अब लिखेंगे कि ओ ई को मिला दो पहले तो, और ये जो दो छोटे से नन्हे मुन्ने त्रिभुज दिख रहे हैं ओ एम ई और ओ एन ई, इन दोनों को जरा सर्वांगसम करवा देना, इन दोनों को जरा सर्वांगसम करवा देना। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में तीन बातें सर। पहली बात तो हमें दिख गई कि ओ ई दोनों में उभयनिष्ठ है, ओ ई दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दूसरी बात भी दिख गई कि ओ एम बराबर ओ एन होगा। क्यों होगा, यहां पर खुद से लिखेंगे कि क्यों होगा। समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, तो ए बी और सी डी समान जीवाएं हैं, तो केंद्र से दूरी जो है इनकी ओ एम और ओ एन, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये बात भी लिख लेंगे। तीसरी बात कि सर 90 अंश का कोण तो दिख रहा है, एंगल ओ एम ई बराबर एंगल ओ एन ई 90 डिग्री प्रत्येक, 90 अंश ईच। एकदम बढ़िया, चकाचक तीनों बातें लिख दिया। अब बताना मुझे कौन से कसौटी से ये सर्वांगसम हो रहे हैं। तो आप बताएंगे कि सर त्रिभुज ओ एम ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एन ई के, ओ एम ई ओ एन ई के सर्वांगसम हो गया आर एच एस सर्वांगसमता प्रमेय के अनुसार। ये बात क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया है, और बिल्कुल बढ़िया है तो बाई सीपीसीटी में लिखूंगा कि एम ई बराबर एन ई, एम ई बराबर एन ई, समीकरण संख्या 6। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, पहला दूसरा तीसरा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 4 5 6 इन पर ध्यान देना है। इनको थोड़ा सा माइंड में फिक्स भी करना है कि जब भी ये सवाल हमारे एग्जाम में दिखेगा तो हमें ये तीनों समीकरण 4 5 और 6 तो बनाने ही बनाने हैं। जिसमें पहला समीकरण आपको याद हो चुका होगा कि एम बराबर डीएन सिद्ध करना है, दूसरी बात कि बीएम बराबर सर सीएन सिद्ध करना है, और तीसरी बात यह है कि इन दोनों को सर्वांगसम करके सीपीसीटी से एम ई बराबर एन ई कर देना है। बात खत्म, बात खत्म। अब बस जोड़ घटाना करेंगे, अपने आप आंसर आएगा। हमने यहां से लेके यहां तक तो सिद्ध कर दिया कि ये एम जो है, ये जो एम है वो डीएन के बराबर है। ये बात हमने यहां सिद्ध कर दिया है, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात हमने ये सिद्ध कर दिया दोस्त कि अभी हमने सीपीसीटी से सिद्ध किया तो एम ई और एन ई ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं एम को एम ई दे देता हूं
और मैं डीएन को एनई दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा? तो सर ये दोनों मिलके एई बन जाएंगे बड़ा वाला खंड, और ये दोनों मिलके भी इसका बड़ा वाला खंड डीई बन जाएंगे, जैसा कि हमें सिद्ध करना था। आपको दो बातें सिद्ध करनी है ना, कि बड़ा वाला खंड एई इस बड़े वाले खंड डीई के बराबर हो, और ये छोटू छोटू से जो खंड हैं सीई और बीई ये दोनों आपस में बराबर हों। तो बड़ा वाला तो बराबर हो जाएगा अगर आपने इस समीकरण और इस समीकरण को जोड़ दिया। तो देर किस बात की दोस्त, जोड़ दो इनको, इनको जोड़ दो। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण संख्या 4 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 4 और 6 को जोड़ने पर, तो 4 में इसका दायां पक्ष इसके दाएं पक्ष से जोड़ दो, एम बराबर एम ई, एम प्लस एम ई बराबर, यहां पर डीएन और एन ई को जोड़ दो, जोड़ दिया सर। जब एम में एम ई को जोड़ोगे तो मिल जाएगा ए ई, मिल गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और डीएम में डीएन में जब एन ई को जोड़ोगे, यहां पर मैंने डीएम लिख दिया गलती से, यहां पर तो डीएन है ना, डीएन है तो डीएन ही लिखेंगे, यहां पर डीएन है तो डीएन ही लिखेंगे। तो डीएन में जब हमने एन ई को जोड़ दिया दोस्त, तो क्या मिल गया आपको, डीई मिल जाएगा। और ये पहली बात सिद्ध हो चुकी है कि इनका जो संगत खंड, बड़ा वाला जो संगत खंड है वो आपस में बिल्कुल बराबर है। अब सर छोटे वाले कैसे बराबर होंगे? बड़े वाले में तो आपने बता दिया कि ये दोनों बराबर थे, इन दोनों को जोड़ दो काम हो जाएगा। छोटे वाले कैसे बराबर होंगे? तो छोटे वाले भी बराबर होंगे, और छोटे वालों के लिए जरा देखना कि ये तो हमारे पास है कि यहां से लेकर सीएन और ये एमबी, एमबी और सीएन ये बराबर हैं, यहां पर लिखा है ना एमबी बराबर सीएन। हाँ सर, ये आपने बताया था कि स्टेप 1 में ऐसा करना है कि एम बराबर डीएन और एम बी बराबर सीएन। तो एम बी बराबर सीएन जो है वो तो पहले से पता है, आपने अभी सिद्ध किया बाई सीपीसीटी से। बाई सीपीसीटी से आपने क्या सिद्ध किया था कि एम ई और एन ई ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है वो तो छोटा वाला करना है। तो इस पूरे में से इतने को और इस पूरे में से इतने को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये छोटा वाला मिल जाएगा। क्या बता रहा हूं, यहां देखो, यहां देखो, तो लिखेंगे कि अगर MB में से ME को माइनस कर दिया जाए, मतलब समीकरण 5 में से 6 को घटा दो। एक बार 4 और 6 को जोड़े थे, एक बार समीकरण 5 में से 6 को घटा देंगे। तो यहां पर MB है, MB में से किसको घटा दोगे, ME को घटा दोगे समीकरण 6 के। और इसका जो दायां पक्ष है CN में से किसको घटा दोगे दोस्त, NE को घटा दोगे। तो जब ये घटाना करोगे आप, तो MB ये पूरा रहा MB, इसमें से ME को इतने को घटा दोगे, इतने को हटा दोगे, इतने को घटा दिया, इतना है ना, इसको यहां से लेके यहां तक पूरे में से घटा दिया, तो क्या बच रहा है, BE बच रहा है। और यहां पूरे NE में से इसको घटा दिया, इसको घटा दिया, तो क्या बच गया, CE बच गया। तो जो भी आपको इनके संगत खंड आपस में बराबर करने थे, बराबर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसी नियम से करना होगा आपको, जो मैंने स्टेप्स बताएं कि सबसे पहला काम क्या करना है, AM बराबर DN और CN बराबर BM कर लेना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके बाई CPCT इन दोनों को बराबर करना है। इस वाले में जोड़ दोगे तब पहला वाला सिद्ध हो जाएगा, इस वाले में घटा दोगे तो दूसरा वाला सिद्ध हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार। अगर एक बार, मैंने तो पूरा डिटेल में समझाया है, फिर भी अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसी वीडियो को दोबारा से देखकर समझने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां दिया है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यहां पर कुछ नहीं है। दो कैसे वृत्त हैं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं अंदर ही प्रतिच्छेद करें, उसी का भाई है लेकिन उससे आसान है, उसी का विलोम है लेकिन उससे ज्यादा आसान है। एक वृत्त है, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं जिससे समझने में हमें दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। एक वृत्त है और इसी की दो समान जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं अंदर ही। तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम मैं बना दे रहा हूं। ये पहली जीवा हो गई और एक और जीवा बना लेते हैं, ये दोस्त दूसरी जीवा हो गई, जो वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इन दोनों जीवाओं का नाम मैं लिख देता हूं।
इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी और इसका नाम मैंने लिख दिया सी डी। इसका केंद्र बिंदु हो गया ओ। आगे की कहानी क्या करती है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। बोल रहा है कि ये जो प्रतिच्छेद बिंदु ई है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु ई है, ये जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, इसको केंद्र से अगर मिलाओगे तो ये दोनों जीवाओं के साथ, मतलब इसके साथ और इसके साथ, इन दोनों के साथ ही बराबर कोण बनाती है। ये आपको सिद्ध करना है। किस प्रकार से करेंगे, बड़ा ही आसान है, दूसरे क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है। कैसे इन दोनों कोणों को बराबर करना है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर। पहले एक लंब डाल दो भाई, लंब डाल दो। ये लंब डाल दिया इसके ऊपर m और इसके ऊपर n। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दो बातें। पहले एक ही बात, एंगल ओ ई एम, ध्यान देना वहां पे कहां पर है ओ ई एम, और एंगल ओ ई एन, ये दोनों बराबर हैं, ऐसा आपको सिद्ध करना है। मतलब ये वाला कोण जो है, जो दोनों जीवाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु ई है, जब उसको हमने केंद्र से मिला दिया तो जीवाओं के साथ बराबर बराबर कोण बनाएगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। क्या ये बात पता चल चुकी है सबको कि हाँ सर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर सिद्ध करना है? आओ खेलते हैं। कैसे कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करा दो और बाई सीपीसीटी लिख देंगे कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था, बिल्कुल वही नियम लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ई तथा त्रिभुज ओ एन ई में तीन बातें, वही तीन बातें, कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो यहां पर ओ एम ई में मैं लिख दूंगा ओ एम बराबर ओ एन। यहां पर आप कारण लिखेंगे, कारण क्या होगा कि समान जीवाएं एक ही वृत्त की, यहां लिख लेना, एक ही वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। केंद्र से क्या होती हैं, ये समदूरस्थ होती हैं। कोई डाउट वाली बात नहीं यहां तक। अब बढ़ेंगे आगे। ये तो पहली बात हो गई, आपको ऐसी तीन बातें लिखनी है। ऐसी दोस्त आपको तीन बातें लिखनी है, क्योंकि एक बात से काम नहीं चलने वाला है। और दूसरी बात ये लिखेंगे, दूसरी बात दोस्त ये लिखेंगे, पहली बात तो आपने लिख दिया ओ एम बराबर ओ एन, क्लियर है बात। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि यहां पर 90 अंश और यहां पर 90 अंश, मतलब एंगल ओ एम ई। दूसरी बात थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यहां पर एंगल ओ एम ई बराबर एंगल ओ एन ई 90 अंश प्रत्येक। क्या 90 अंश प्रत्येक, ये तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात आप क्या लिखेंगे कि ये दोनों जीवाएं उभयनिष्ठ हैं, मतलब ओ ई बराबर ओ ई, उभयनिष्ठ जीवाएं, उभयनिष्ठ जीवाएं। तीनों बातें मैंने बताया ना पहले ही, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया है बिल्कुल उसी प्रकार से करवा रहा हूं। यही तीन बातें वहां भी लिखवाया था, यही तीन बातें यहां भी, वहां भी आर एच एस से ओ एम ई जो है सर्वांगसम हुआ था किसके, ओ एन ई के, और यहां भी दोस्त आर एच एस से ही ये होंगे। और जो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो बिल्कुल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी। तो लिखेंगे बाई सीपीसीटी एंगल ओ ई एम बराबर हो जाएगा एंगल ओ ई एन के बाई सीपीसीटी। तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो दोनों जीवाओं के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उनको केंद्र से मिलाने पर वो दोनों जीवाओं के साथ बराबर कोण बनाएंगे, ऐसा आपने सिद्ध कर लिया। और दोस्त एक बात का खास ख्याल रखेंगे आप सभी लोग, रेखा गणित एक ऐसा विषय है, समझ में तो आ जाएगा, मैं समझाऊंगा समझ में 100% आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेंदी होते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा, हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, तो उसको आप दोबारा देखेंगे 100% समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से मैं बताया हूं उसी प्रकार से आप सोचेंगे तो बिल्कुल आप कभी भूलेंगे भी नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिस छोड़ दोगे, रेखा गणित ऐसा विषय है, प्रैक्टिस छोड़ दिया सब खत्म।
आप ही नहीं, मैं भी अगर रेखागणित की प्रैक्टिस करना छोड़ देता हूं, मैं रेखागणित अगर 6 महीने पढ़ाना छोड़ देता हूं, तो मुझे भी बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी। तो प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, और प्रैक्टिस आप करोगे, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तुरंत ये सारे क्वेश्चंस आप फटाफट से अपनी कॉपी पर जरूर बनाना, बिना मुझे देखे। अगर किसी क्वेश्चन में आप कहीं अटकते हैं तो बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ट्राई यही करना है कि 2 से 3 बार हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें और बिना देखे करें। ठीक है, ये आसान और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, सबके सब बराबर इंपॉर्टेंट हैं। हर एक क्वेश्चन 9th क्लास के एग्जाम में मुझे देखने को मिला है अलग अलग स्कूलों में, है ना। तो ये मत सोचना कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बराबर के इंपॉर्टेंट हैं, हर एक सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और यहां पर दिया है यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्तों को जिनका केंद्र O है, A B C और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है AB बराबर CD है। कहने का मतलब क्या है कि दो वृत्त हैं और दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। एक बढ़िया सा फोटो बनाने दो मुझे। एक वृत्त ये हो गया आपका, और एक और वृत्त है जो संकेंद्रीय है, मतलब दोनों का एक ही केंद्र है ना। एक दूसरा वृत्त और है जो इसी केंद्र से होकर जाता है, तो इसी को मैं बड़ा कर देता हूं ना, जब इसी केंद्र से होकर जा रहा है तो ये दूसरा वृत्त है। बहुत सारे वृत्त बन गए हैं क्या? कोई बात नहीं, हम दो ही वृत्त लेकर चलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात। एक वृत्त को हमें डिलीट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो दो वृत्त आपके सामने बना दिया, दोनों संकेंद्रीय हैं, दोनों का केंद्र समान है और दोनों के केंद्र को मैंने नाम दे दिया O का। फिर आपसे बोल रहा है कि ABCD पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो एक रेखा जा रही है जो इनको चीरते फाड़ते हुए इस पार से उस पार निकल रही है और चारों चार बिंदुओं पर इनको काट रही है। कुछ इस प्रकार की रेखा है वो, और ये रही रेखा वो, ठीक है। और चारों बिंदुओं का नाम भी दिया है आपको A, B, C तथा D। आपको सिद्ध करना है कि ये AB जो है वो CD के बराबर है। कुछ नहीं करना दोस्त, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बड़े वाले वृत्त को एक बार लेंगे और एक बार हमने छोटे वाले वृत्त को लेना है, एक बार बड़े वाले वृत्त को और एक बार छोटे वाले वृत्त को। जब मैं बड़ा वाला वृत्त बोलूंगा तो आपको ये छोटा वाला वृत्त दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अब मैंने बोल दिया बड़ा वाला वृत्त, बड़ा वाला वृत्त बोला तो छोटे वाले वृत्त को थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको केवल और केवल ये बड़ा वाला वृत्त दिखाई देना चाहिए। और आपको पता है कि केंद्र से अगर जीवा पर, अब इसकी बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है, AD, ये वाली जीवा दिख रही होगी आपको, बस यही दिखनी चाहिए। ये जीवा AD आपको बड़े वाले वृत्त की दिख रही है ना, ये जीवा AD। तो केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालते हैं, ये लंब डाला है ना, तो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कि मैं लिख सकता हूं OM जो है वो लंब है किस पर, AD पर। आप बोलोगे सर लंब कैसे डाला, यहां तो नहीं डाला है, क्वेश्चन में नहीं डाला है। तो दोस्त आप रचना लिखेंगे, रचना लिखेंगे कि OM लंब खींचा है AD पर, ये रचना में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब OM लंब खींच दिया AD पर, तो हमें पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मैं लिख सकता हूं AM बराबर DM, AM बराबर DM। छोटा वाला नहीं देखना, ये सब नहीं दिखना चाहिए। यहां से लेके AM और यहां से लेके DM आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि केंद्र से इस पर लंब डाला गया है। ठीक है, तो यहां पर आप कारण लिख देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब मैंने बोल दिया कि अब छोटा वाला दिखना चाहिए, ये बड़ा वाला नहीं दिखना चाहिए। तो आपको केवल और केवल छोटा वाला वृत्त दिखना चाहिए और छोटे वाले वृत्त की जीवा BC दिखनी चाहिए। छोटे वाले वृत्त की जीवा BC दिखनी चाहिए दोस्त, और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है? वही दिख रहा है, बिल्कुल सर वही दिख रहा है। और ये लंब डाला ही गया है, वही लंब तो लिखेंगे। OM जो है वो AD पर तो लंब था ही, साथ साथ में OM जो है वो BC पर भी लंब है। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। अब OM जब BC पर लंब है तो सब लोग एक बार बताएंगे, सभी दोस्त एक बार बताएंगे कि अब मैं क्या लिखने वाला हूं। अब मैं लिखने वाला हूं कि ये जो लंब है वो जीवा BC को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करने का मतलब है BM बराबर CM। समद्विभाजित करने का मतलब है क्या, BM बराबर CM। ये कारण वही लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
दो समीकरण आ गई, कुछ नहीं करना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आंसर आने वाला है। लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, एक को घटाने पर, जरा घटाना आपने अपनी कॉपी में, घटाने पर, तो दो में से एक को, मतलब नहीं उल्टा लिख दिया क्या, एक में से दो को दोस्त, एक में से दो को, एक वाला बड़ा है ना, समीकरण एक की जीवा बड़ी है ना, ये वाली तो बड़ी है ना, और ये तो छोटी है, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर, एक में से दो को घटाने पर, तो एम में से बीएम को घटा दो, एम में से बीएम को घटा दो, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को, और डीएम में से सीएम को घटा देंगे, डीएम में से सीएम को घटा देंगे। एम में से जब आप बीएम को घटाते हैं, ये रहा पूरा एम, और ये बीएम को घटा दिया मतलब हटा दिया, और हटा दिया बीएम को तो बचेगा ए बी। पूरे एम में से बीएम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी, और वहां पर हटाएंगे डीएम में से सीएम को तो क्या बचेगा दोस्त, सी डी बच जाएगा। तो जो आपको सिद्ध करना था आसान क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय या तो लघुत्तरीय में ये वाला प्रश्न अक्सर देखने को मिला है मुझे। क्लियर है बातें, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चलो बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, तुम लोग आए तो इसी के लिए हो, मुझे पता है ना, परेशान तो यही करते हैं, 2 5 और 6, 2 5 और 6, बाकी तो सर बन जाता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बिल्कुल उसी तरीके से करना, कभी नहीं फंसने वाले हो। पहले तो डायग्राम याद रखना है कि डायग्राम सर किस प्रकार से बनाना है इसका, तो थोड़ा सा माइंड में चीजें याद भी रहनी चाहिए। तो ये एक मैंने सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया, और इस पर 3 दोस्त हैं। कौन कौन से दोस्त हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। ये तीनों यहाँ पर खेलकूद मचा रही हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां है ना, सखियां हैं, दोस्त नहीं है। 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। रेशमा सलमा को गेंद फेंक रही है, सलमा मनदीप, और मनदीप रेशमा के पास गेंद फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो, तब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। कहने का मतलब क्या है कि 3 दोस्त हैं, 3 लड़कियां हैं, एक है रेशमा, एक है सलमा, और एक है कौन, मनदीप। रेशमा, सलमा और मनदीप, ये 3 दोस्त हैं, 3 सहेलियां हैं, ये तीनों खेल रही हैं। और क्या खेल रही हैं, गेंद एक दूसरे की तरफ फेंक रही हैं। अब देखो गेंद कैसे फेंक रही होंगी, तो रेशमा ने फेंका सलमा के पास, रेशमा ने गेंद फेंका सलमा के पास, उसके बाद सलमा ने गेंद फेंका मनदीप के पास, सलमा ने गेंद फेंका दोस्त कहां पर, मनदीप के पास, और लास्ट में मनदीप ने गेंद फेंका रेशमा के पास। ऐसे इनको मजा आ रहा है, लेकिन आपको मजा नहीं आता, सवाल करना पड़ता है। सर ये तो खेल रहे हैं, लेकिन ये सवाल बनाकर बवाल मचा रही हैं लड़कियां। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें नंबर भी तो मिलेगा। आओ इनको हल करते हैं। तो मैंने मान लिया वृत्त का ये है केंद्र O, वृत्त का ये केंद्र O है, ठीक है। अब इनके दोनों के बीच की दूरी तो 6 मीटर, और 6 मीटर हमें दिया है कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 6-6 मीटर है। लेकिन हमें R और M, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, OS को मिलाया, OS को मिला दिया, OS को मिला दिया, और OR को भी मिला दिया, OR को भी मिला दिया। दो काम कर लोगे कि OS को और OR को मिला देना है, OR और OS। अब जरा ध्यान देना कि इस वृत्त की त्रिज्या हमें 5 मीटर दी हुई है, और OR कहीं ना कहीं वृत्त की त्रिज्या है, तो ये तो 5 मीटर ही होगी। OS भी सर वृत्त की त्रिज्या है, OS भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी कितना, 5 मीटर होगा। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि यहां से लेके यहां तक अगर मैंने x मान लिया, तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके बताएंगे कि यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। जरा देखना, पूरा का पूरा 5 था, ये मैं नीचे समझा रहा हूं आपको, पूरा 5 था, O से लेके S तक पूरा 5 था, और यहां पर कोई बिंदु T है, तो OT अगर मैंने x बोल दिया, यहां से लेके यहां तक अगर मैंने x बोल दिया, तो ये TS कितना बचेगा, तो सर पूरा 5 था, इतना x को घटा दो, हटा दो, तो ये 5 में से x को हटा दिया, घटा दिया, तो ये बच जाएगा 5 माइनस एक्स। बस ये डायग्राम बन गया अपने आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लियर है, तो आसान है,
आसान है, बस चीजों को एक बार समझ लो, एक बार डायग्राम बनाना सीख लो, कॉन्सेप्ट इसके पीछे का क्या है वो सीख लो, बिल्कुल आसान हो जाने वाला है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर 90 अंश और यहाँ पर 90 अंश दिख गया, तो एक बार इसमें और एक बार इसमें पाइथागोरस लगा देंगे और काम तमाम कर देंगे इसका। तो चलो ठीक है, काम तमाम ही करते हैं इसका। सबसे पहले हम पाइथागोरस लगा लेते हैं त्रिभुज ओ टी आर में। टी दिख रहा है ना, ये टी है, ये टी है। ओ टी आर में त्रिभुज ओ टी आर में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसका वर्ग, तो ओ आर का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ टी का वर्ग प्लस टी आर का वर्ग, ओ टी का वर्ग प्लस टी आर का वर्ग, बिल्कुल सही बात है। ओ आर है 5, तो 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ टी कितना एक्स, एक्स का वर्ग प्लस टी आर कितना है, टी आर तो सर पता नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टी आर को टी आर लिख दिया और टी आर का कर दिया वर्ग। और जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में x का मान नहीं निकाला था, टी आर स्क्वायर का मान निकाला था, यहां भी आप टी आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो टी आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5 पंजे 25 माइनस जाएगा, इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर। ये समीकरण संख्या 1 हो चुकी है। अब बताएंगे क्या कोई बात है क्या, क्या कोई डाउट है क्या समीकरण संख्या 1 में? नहीं सर, ये तो बच्चों का खेल है कि इसमें पाइथागोरस लगा दिया और अपना समीकरण संख्या 1 अपने आप बन गया। अब कहां पाइथागोरस, नीचे वाले में पाइथागोरस, त्रिभुज टी आर एस में, आर टी एस में। तो यहां लिख देता हूं मैं त्रिभुज आर टी एस में किसका वर्ग, किसका वर्ग, तो आर एस का वर्ग बराबर हो जाएगा, आर एस का वर्ग बराबर हो जाएगा एस टी का वर्ग प्लस आर टी का वर्ग, एस टी का वर्ग प्लस टी आर का वर्ग। क्लियर है बिल्कुल? पाइथागोरस सबको आता है ना, सबको आता है, बिल्कुल सही बात है, हाँ आता है, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। अब आर एस जो है वो तो 6 है, 6 का वर्ग बराबर एस टी एस टी एस टी, हाँ बिल्कुल सही बताते हो तुम लोग, 5 माइनस एक्स का वर्ग प्लस टी आर का वर्ग। टी आर तो कुछ नहीं पता सर, कोई बात नहीं, पहले वाले में भी तो नहीं पता था, तो हमने टी आर को एक्स लिखा था। अच्छा टी आर पता तो है, नहीं टी आर को तो टी आर ही लिखा था, पहले वाले में भी नहीं पता था, यहां भी नहीं पता है, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, कुछ नहीं किया, आर एस 6 पता था, एस टी हमने 5 माइनस एक्स निकाला था वो लिख दिया, टी आर को टी आर लिख दिया, बात खत्म। अब ध्यान देना, यहां से टी आर स्क्वायर का मान उठाना है और वहां पर रख देना है, अपने आप एक्स निकल कर आ जाएगा। 6 का वर्ग 36, ये देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और जो तुम गलती करते हो बताऊं, तुम इसको ऐसे लिखते हो, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों तुम लोग ऐसे लिखते हो कि 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x स्क्वायर हो तो गया, और ये 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, शर्म आनी चाहिए अगर ऐसे लिख रहे हो, आ रही शर्म? हाँ, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिखना है 3 पदों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणे 5 गुणे एक्स मतलब कि 10x। तो इसको ऐसे लिखना है, गलत नहीं करना, नहीं तो सब किए धराए पर पानी फिर जाएगा दोस्त। टी आर स्क्वायर का मान है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे टी आर स्क्वायर को 25 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। टी आर स्क्वायर का ये मान उठा के इसकी जगह पर रख दिया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसा, बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसा है ना, बस डायग्राम अलग आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन 1 का भाई है ये, मौसी का लड़का। यहां देखो, तो 36 बराबर 25 और 25 50 माइनस 10x, जरा 50 को मेरी तरफ भेजना, भेज दिया सर, ये तो माइनस हो गया आपकी तरफ आते ही, बिल्कुल उधर प्लस था, माइनस 10x, 36 माइनस 50 हो गया माइनस 14 बराबर माइनस 10x, और यहां से माइनस को उड़ा दिया, और दोस्त x का मान कितना आ गया 14/10, 14/10 मतलब कि 1.4, 14/10, या तो बटे में ही लिखो, बटे में ही लिखो, क्यों दशमलव में पंगा लेना, काट भी दो, 14 किससे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7/5 आ गया x का मान। लेकिन x का मान नहीं चाहिए सर, हमें तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी चाहिए, और रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी तब निकल जाएगी
जब मैं r और t के बीच की दूरी निकाल दूंगा, मतलब rt निकाल दूंगा, इसी का दोगुना कर दूंगा, तो r और m भी आ जाएगा, मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी भी आ जाएगी। और rt तो निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है सर, क्योंकि x आ चुका है, x का मान यहां रख दो, rt या tr अपने आप भाग के बाहर आएगा। तो चलो इसको भी निकालते हैं। तो लिखेंगे tr का वर्ग बराबर समीकरण संख्या 1 से, समीकरण 1 से इसी को छाप रहा हूं, बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही छापा ना? हाँ, चीटिंग करने में तो माहिर हूं मैं। ठीक है, टी आर वर्ग बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो, तो x का मान कितना, 7/5 लिख दो यहाँ पर, 7/5। तो 7/5 का स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा तो पूरे का होगा। 25 माइनस 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25। अब इसको जरा हल करना, तो 25 आएगा सर, इससे गुणा होगा 25, एलसीएम ले रहा हूं तो 25 इंटू 25 625 माइनस 49, ये हो गया टीआर का वर्ग। ये तो बहुत भयंकर आ रहा है सर। नहीं, भयंकर नहीं आएगा, भयंकर नहीं आएगा। और एलसीएम लेना आता है ना, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये सीधे जाके गुणा हो जाता है। 625 में से 49 को जरा माइनस करना, 15 माइनस 9, 9 5 14, 9 6 15, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर बच गया 11 माइनस 4, 7 आ जाएगा। और यहाँ 5, 576/25। और यहाँ से ये स्क्वायर जाएगा, उसको अंडर रूट में डाल देगा, तो टीआर हो जाएगा अंडर रूट 576/25। 576 दोस्त बाहर आता है तो 24, और 25 बाहर आता है तो 5 बन जाता है। और इसको काटा पीटी डेसिमल में करो तो 5 चौका 20, पॉइंट 5/40, मतलब टीआर यहां से लेके यहां तक 4.8 सेंटीमीटर आ चुका है। हमें तो आर एम, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है, तो टीआर को कर दिया 2 गुना, 2 गुणे 4.8, मतलब कि 9.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठकर ये लोग कैच कैच खेल रहे हैं। तुम लोग कैच कैच खेले हो क्या? हम लोग खेलते थे ऐसे, दूर दूर खड़े होके बॉल फेंका, फिर दोस्त ने कैच किया, फिर उसने फेंका, मैंने कैच किया, ऐसे। तो यही गेम ये लोग भी खेल रहे हैं। लेकिन गेम खेलते खेलते इन्होंने क्या बना दिया, वृत्त का बेहतरीन सवाल बना दिया, जिसको हमने और भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। क्या बताओ, अब कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल चकाचक मामला है। तो बढ़ जाते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। ये रहा। तो यहां दोस्त आपको दिया है 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। अब लड़कियां खेल रही थी, तो लड़के बोले हम कैसे कम हो जाएंगे। आ गए 3 लोग, अंकुर, सैयद और डेविड। इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो उसमें तो तुम्हें कम से कम 2 लड़कियों के बीच की दूरी पता थी। ये खतरनाक खिलाड़ी हैं लड़के। ये आए, बोले तीनों भुजाएं नहीं पता, अब तीनों निकाल के दिखाओ। हम तीनों के बीच की दूरियां निकाल कर दिखाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीन क्या, जब 3 ही भुजाएं हैं, तीनों निकालेंगे। इनको पहले बिठाओ। ये कॉलोनी बना दिया, कॉलोनी का गोलाकार पार्क बना दिया दोस्त, और इसको कर दिया मैंने लाल पीला। 3 दोस्त हैं, बराबर दूरी पर बैठेंगे, तो चित्र कैसे बनाना है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जब बराबर दूरी पर होंगे तो एक यहां पर होगा, एक कहीं यहां पर आएगा, और एक कहीं यहां पर आ रहा होगा। एक अंकुर है, एक सैयद है, और एक डेविड है। तो इनका नाम मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब इन तीनों को मिला दो। इन तीनों को मिलाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि टेलीफोन की तार, ये रही टेलीफोन की तार। टेलीफोन टेलीफोन खेल रहे हैं ये लोग, टेलीफोन टेलीफोन खेल रहे हैं। जैसे बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, मैं तो नहीं खेला हूं डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन आजकल के बच्चे खेलते हैं, तो तुम लोगों को ज्यादा पता होगा, है ना। यहां देखो, फिर इसको भी मिला दिया, इन दोनों को भी मिला दिया। अब ये तीनों जब भुजाएं मिल गई, टेलीफोन की दूरियां मिल गई, तो ये समान दूरी पर बैठे हैं, तो मतलब ये समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों के बीच की दूरी बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और मैंने समबाहु त्रिभुज देखते ही मैंने मान लिया कि इसकी तीनों भुजाएं 2x 2x और 2x हैं। तीनों भुजाएं 2x, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। 2x क्यों माना सर, x क्यों नहीं माना? अभी मैं इसको आधा करूंगा। अगर मैं x मानता, आंसर तो तभी भी आ जाता, लेकिन x का आधा पता है क्या होता है, x/2। सर ये बटे नहीं चाहिए, तो बटे हटाने के लिए ही फ्रैक्शन में ना आए चीजें, भिन्न में ना आए चीजें, इसलिए मैंने 2x मान लिया कि कभी आधा भी करना पड़े तो 2x का आधा x हो जाएगा। लेकिन वहीं x मानते तो दिक्कत हो जाती है ना, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो जाता। तो आप 2x मान लो कि माना
अंकुर सैयद, सैयद और डेविड, डेविड और अंकुर के बीच की दूरी 2x 2x तथा 2x है, तीनों के बीच की दूरी बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका एक केंद्र बिंदु बनाऊंगा, ये रहा केंद्र बिंदु O। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान दो, कुछ खास नहीं करने वाला हूं, बस एक लाइन खींचने वाला हूं। ये ए से ओ को मिलाती हुई एक रेखा खींची जो एस डी को काट रही है। कहां पर, बिंदु ई पर, बिंदु ई पर ये काम किया। और दूसरा एक छोटा सा और काम कर लो, ओ एस को मिलाया, ओ एस को मिलाया। अब ये चित्र अगर आपने बना लिया तो बस काम खत्म। तो चित्र पर थोड़ी प्रैक्टिस करना कि रचना क्या क्या करवाया था मैंने और चित्र किस प्रकार से बनवाया था। ये बना लिया तो काम कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ नहीं सर, आप तो बार बार बोल रहे हो कि दो समकोण त्रिभुज लो और दोनों में पाइथागोरस लगा दो और काम खत्म हो जा रहा है। बिल्कुल यही काम यहां भी करने वाले हैं। दोनों त्रिभुज लेना है, दोनों त्रिभुज की पहचान कैसे करनी है कि दोनों में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो एक त्रिभुज में ले लूंगा और त्रिभुज लेने से पहले पहले त्रिज्या की बात कर लेते हैं। 20 मीटर त्रिज्या है तो ओ एस तो 20 हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या बन रही है। और ओ ए यहां से लेके यहां तक ओ ए, सर ये भी 20 मीटर हो जाएगा क्योंकि ओ ए भी क्या बन रही है, त्रिज्या बन रही है। ओ ई के बारे में कुछ नहीं पता, ओ ई के बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। वाई मान लेते हैं, वाई। और ये कितना हो गया सर, तो ये जब पूरा यहां से लेके यहां तक 2x है तो ये इसको समद्विभाजित करेगा, लंब केंद्र से होकर आता हुआ है। ये तो मतलब कि इसका नाम क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड मतलब कि जीवा, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, केंद्र से आता हुआ लंब है ये। यहाँ पर 90 अंश का कोण तो बन रहा है ना। तो ये पूरा 2x था तो ये x हो जाएगा। सर बिल्कुल क्लियर है, ये डायग्राम बना लूंगा या बना लूंगी। ठीक है, दो त्रिभुज, पाइथागोरस, काम तमाम। कैसे, पहला त्रिभुज ले लो आप ओ ई एस, पहला त्रिभुज ओ ई एस, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ई एस में, जरा पाइथागोरस लगवाना मुझे, ओ ई एस में दिख रहा है ना, ओ ई एस ये वाला है ओ ई एस। तो इसमें हो जाएगा ओ एस का वर्ग बराबर, ओ एस का वर्ग बराबर एस ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग, एस ई का वर्ग प्लस ओ ई का वर्ग। अब ओ एस जो है वो 20 तो दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 20 का वर्ग कर दो फिर, बराबर एस ई, एस ई सर एक्स है तो एक्स का वर्ग प्लस ओ ई, ओ ई कितना है जल्दी बताएंगे, ओ ई तो हमने वाई माना है, यहां तो गड़बड़ हो रहा है सर, एक्स वाई सब निकल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो पंगा कहां पर है, पंगा क्या है, पंगा ये है कि सर यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालें या वाई स्क्वायर का। अब वो बताएगा कौन, ये बताएगा दूसरा समीकरण। वैसे वाई स्क्वायर का ही मान निकालोगे, बार बार दूसरे का ही निकाल रहे हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो भी फंस जाएगा मामला आगे। कैसे फंसेगा बताऊंगा अभी। वाई स्क्वायर का मान निकाल लिया, इसको समीकरण 1 बना दिया। आपके मन में सवाल फिर से आया होगा कि वाई स्क्वायर का ही क्यों, एक्स स्क्वायर का क्यों नहीं, तो अभी बताऊंगा। अभी पहले दूसरे समीकरण में भी, दूसरे त्रिभुज में भी पाइथागोरस लगाने दो। कौन सा, ए ई एस में, ए ई एस में मुझे पाइथागोरस लगा के बताना क्या होगा। तो सर ए एस का वर्ग, ए ई एस बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा, तो ए एस का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस एस ई का वर्ग, ए ई का वर्ग प्लस एस ई का वर्ग। सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ए एस कितना, सर ए एस तो यहां से लेके यहां तक आपने मान रखा है ना, ये 2x, तो ये तो हो गया 2x का वर्ग बराबर ए ई कितना, तो ए ई देखना जरा, यहां से लेके यहां तक तो 20 है लेकिन ए ई तो यहां तक है, तो 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई इसका वर्ग प्लस एस ई कितना है, एस ई सर एक्स है, एक्स का वर्ग। अभी मैं इसको हटा देता हूं जो मैंने समीकरण बनाया था, क्योंकि यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किसका मान निकालना है, कैसे पता चलेगा। जैसे अभी मैंने वाई स्क्वायर का निकाल दिया जो गलत होने वाला है, एक्स स्क्वायर का निकालना है या वाई स्क्वायर का निकालना, वो मुझे भी नहीं पता, वो तो ये समीकरण बताती है, ये दूसरी समीकरण बताएगी कि वहां से किसका मान निकालोगे, एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का। अभी देखेंगे कैसे। 2x का वर्ग हो गया सर 4x वर्ग, ये वाला x का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा,
ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चों वाला खेल। 4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर माइनस होता है तो 3x स्क्वायर बचता है, हाँ। 20 का वर्ग 400, y वर्ग प्लस 20 दूना 40y। अगर मैंने y स्क्वायर का मान निकाला यहां से, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, पंगा हो जाएगा। पंगा क्या होगा कि सर y स्क्वायर का मान अगर आपने निकाल लिया तो y स्क्वायर का मान निकालोगे तो यहाँ y भी तो आ रहा है, y का दिक्कत हो जाएगा। लेकिन x स्क्वायर तो अकेला आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर का मान निकाला तो बिल्कुल मामला नहीं फंसेगा। तो हम यहां से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे यहां से, तो एक्स स्क्वायर का मान है 400 माइनस वाई स्क्वायर, ये है समीकरण संख्या 1। वाई स्क्वायर का निकालते तो यहां तो ठीक था, लेकिन यहां तो वाई आ रहा है, फिर अंडर रूट में आती चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती, तो ये समझदारी आपको दिखानी है। एक्स स्क्वायर का मान यहां से उठाओ वहां रख दो, तो 3 एक्स स्क्वायर का मान है 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो 400 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान रख दिया, और इतना बड़ा मान है तो ब्रैकेट में रखेंगे 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y। आगे बढ़ते हैं, है ना। जगह की कमी तो पड़ी रही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया, बढ़े आगे, ठीक है। अब 3 जाएगा इन दोनों में गुणा होगा, तो 3 चौका 1200 माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर, ये छाप दो 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y, 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, कुछ नहीं किया, 3 को गुणा करा दिया। अब सबको एक तरफ ले जाओ, सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो ये 3y स्क्वायर उधर जाके y स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। 3y स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4y स्क्वायर। y का क्या होगा सर, y तो अकेला है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये 400 और ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 1200 कितना बच जाएगा, तो सर 400 में से जब माइनस 1200 होगा तो बच जाएगा यहाँ पर माइनस 800। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ऑल क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं, इसमें से 4 कॉमन लेके थोड़ा सा छोटा कर देंगे, 4 कॉमन लेके क्या कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, तो 4 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 बराबर 0, छोटा कर दिया हमने इसको। अब क्या होगा सर, ये 4 जाके खत्म हो गया, जो ब्रैकेट में बचा है वही बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0। और इसका अब तुम करने वाले हो मध्य पद विभक्त, जो आपको बढ़िया से आता है। तो क्या हो जाएगा मध्य पद विभक्त से, किसको किसको गुणा करने पर 200 आना चाहिए माइनस का, और जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए, ऐसी दो संख्याएं। तो सर ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी, 20 दहाइम 10 होता है, 20 दहाइम 200 होता है, 20 दहाइम में 200 होता है, तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, इसको तोड़ दो, 20y माइनस 10y माइनस 200, y कॉमन लिया तो y प्लस 20, और यहां माइनस 10 कॉमन लिया तो y प्लस 20। अब यहां से क्या होगा, यहां ऊपर मैं कर दे रहा हूं, थोड़ी सी जगह तो है ही, है ना। तो यहां के बाद आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, मैं निशान लगा देता हूं, यहां के बाद भाई यहां आ जाना, यहां आ जाना, यहां के बाद, है ना। और यहां पर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में y प्लस 20 और एक ब्रैकेट में क्या आ गया y माइनस 10 बराबर 0, है ना। एक ब्रैकेट में y प्लस 20, एक ब्रैकेट में y माइनस 10। y प्लस 20 को जब 0 करते हो तो y का मान माइनस में आता है, जो नहीं आ सकता, क्योंकि कभी भी कोई दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। y एक प्रकार की दूरी है, तो माइनस वाला रिजेक्ट हो गया। लेकिन जब y माइनस 10 को आप 0 करते हैं तो y का मान कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। y के उसी मान को जरा यहां पर रख देना, तो y का वही मान जब आप यहां पर रखते हैं तो 10 का वर्ग हो गया 100, और x स्क्वायर आ गया 400 माइनस 100 300, और यहां से दोस्त x आ गया अंडर रूट 300, मतलब कि √3, 10√3, कितना 10√3, 10√3 यहां पे लिख दिया मैंने, 10√3 मीटर आपका x का मान आ गया। आपको दोस्त 2x निकालना था, तो 2 गुणे 10√3, मतलब आंसर आ गया आपका 20√3 मीटर की दूरी पर ये तीनों के तीनों दोस्त बैठे होंगे। तो देखो एक ही तरीका बताया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का, एक ही तरीका बताया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का, और चौथा तो अनोखा ही क्वेश्चन था।
तो ऐसे करके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप खुद सोचेंगे तो मजा आ जाएगा, कहीं से दूर दूर से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको आज हमने सॉल्व किया बेहतरीन तरीके से। आपने देखा कि प्रश्नावली 9.2 में कौन कौन से कितने बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करने का तरीका क्या है। मेरी सलाह है कि इस प्रश्नावली को आप कम से कम 2 से 3 बार खुद से करेंगे, बिना किसी भी टीचर के हेल्प के, बिना बुक के हेल्प के। बुक में मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोल लेना, ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन भी याद करके लिखना है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस कुल मिलाकर आपको करनी है, प्रैक्टिस दमदार रहेगी तो नंबर भी दोस्त दमदार आने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मैथ्स की जबरदस्त बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपका एक बढ़िया स्कोर आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।